नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेन्स डे मना रहा है ईटी नाउ स्वदेश। हैप्पी विमेन्स डे टू ऑल द विमेन व्यूअर्स वॉचिंग अस राइट नाउ। आज का दिन या विमेन्स डे की अगर बात करें, ये बदलाव का प्रतीक है जो समाज, अर्थव्यवस्था और उद्यमिता में महिलाएं बदलाव लेकर आ रहे हैं, उसका प्रतीक है। भारत में आज महिलाएं सिर्फ भागीदारी ही नहीं निभा रही हैं, बल्कि नेतृत्व कर रही हैं, स्टार्टअप्स बना रही हैं, नए उद्योग खड़े कर रही हैं और उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं जिन्हें कभी सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान माना जाता था। ईटी नाउ स्वदेश के इस खास विमेंस डे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं महिला उद्यमियों से, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नई सोच, साहस और नेतृत्व की मिसाल पेश की है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और हमारे विमेंस डे स्पेशल में हमारी पहली विमेन एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है औषध की ऋचा जग्गी, को फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ औषध। उनसे बातचीत करें उससे पहले उनकी कंपनी के बारे में बात करते हैं। भारत में वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव के बीच एक नया और अलग क्षेत्र उभर रहा है, मेडिकल कैनबिस वेलनेस। औषध इसी क्षेत्र में काम करने वाला एक रिसर्च ड्रिवन वेलनेस ब्रांड है, जिसका उद्देश्य है सीबीडी आधारित उत्पादों के जरिए लोगों को पेन मैनेजमेंट और होलिस्टिक वेलनेस के विकल्प उपलब्ध कराना। इस ब्रांड के पीछे है ऋचा जग्गी, जिन्होंने एक व्यक्तिगत अनुभव को एक मिशन में बदल दिया। भारत में कैनबिस वेलनेस को जिम्मेदारी, विज्ञान और जागरूकता के साथ आगे बढ़ाने का मिशन। ऋचा, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपके लिए, भारत में कैनबिस वेलनेस अभी भी एक इवॉल्विंग सेक्टर है। औषध को शुरू करने का विचार कैसे आया, और ये एक पर्सनल जर्नी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि स्टोरी है, उससे ही शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी का स्टार्ट एक्चुअली 2019 में है। औषध स्टार्ट किया मैंने 2021 में, लेकिन एक्चुअली राइट इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक। लेकिन 2019 में हमारा फैमिली पेट, बहुत ही बिलवेड फैमिली पेट, उसको हम चैम्प बुलाते थे, गॉट डिटेक्टेड विद अ मतलब बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर कॉल्ड पेरिएनल कैंसर। एंड मैंने लिटरली इतना उसको सफर करते हुए देखा। ही वाज 12 इयर्स ओल्ड एट द टाइम। एंड मैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, देखे कि इतना डॉग जो इतना वाइटैलिटी से भरा हुआ, बेड रिडन, उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी, बहुत पेन में था और उस एज पे भी था कि हम कुछ एक्सटेंसिव इन्वेसिव कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ वेटिंग गेम। एंड उस टाइम पे जो वेट थे, उनने मेरे को बताया कि सीबीडी आप एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ और मेरे को कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। मतलब हर जगह मैंने चेक किया, फ्रेंड से पूछा, फैमिली से पूछा। फिर मेरे एक फ्रेंड जो एम्स्टरडेम में थे, उनसे मेरी बात हुई और एम्स्टरडेम से लेके आई मैं। नेदरलैंड्स में ही बहुत ही ज्यादा इवॉल्व मार्केट है मेडिकल कैनबिस की, और तब मैंने चैम्प को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट किया। एंड आप यकीन मानिए कि थोड़ा उसको कंफर्ट इमीडिएटली मैंने देखा स्टार्ट हो गया, कि वो पेन में रोता था, वो कम हुआ। उसने खाना छोड़ना बंद, एकदम छोड़ दिया था खाना खाना, वो थोड़ा सा खाने लग गया, हंगर वापस आ गई, और वही मेरे लिए काफी था, एक रे ऑफ होप। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ऑन द 3rd of November 2019। बट ये एक सोच अंदर रह गई कि मेरे को हेल्प करनी है, इस मिराकुलस प्लांट बेस्ड मेडिसिन को इंडिया में लाना है, ताकि मेरी तरह और कोई सफर अगर कर रहा है, ढूंढ रहा है, या कोई पेट सफर कर रहा है, वो ना करे। एंड फिर 2021 में मैं और मेरे को फाउंडर हमने ये कंपनी स्टार्ट करी। Absolutely, it's a very inspirational story, which I should say. लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स अब ऑल्टरनेटिव हीलिंग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रही हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ट्रेंड को लेके, बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखेंगे ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो कैसे चेंज करती है, जो इंडिया में होता है वो ऑलरेडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज ऑलरेडी हैपेंड। वो 5 साल पहले हो चुका है, ऑलरेडी हो रहा है। अब तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया वो दूरियां कम होती जा रही हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि
यूरोप में, अमेरिका में, इवन ऑल द वे अभी मैं इंडोनेशिया से आई हूँ, वहां पे भी मतलब वेलनेस इतना ज्यादा अब एक मतलब वो ट्रेंडी चीज भी नहीं रही है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। योगा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीवन इज लुकिंग एट नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। अभी लोग बात कर रहे हैं हल्दी की, हल्दी कर्क्यूमिन की, इन सब चीजों की बात हो रही है, जबकि ये इंडिया में कल्चरली इतने करोड़ों सालों से ऑलरेडी है, एंड अ डीप पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो एज इंडियंस वी शुड नॉट ओनली एम्ब्रेस दिस बट बी प्राउड अबाउट इट कि हमारे पास ये ऑलरेडी था। तो मैंने अपने ही कल्चरल प्लांट को जो ऑलरेडी इतना रिवर्ड है, बस उसी को वापस लेके आई हूँ हमारे कस्टमर्स के सामने, थोड़ा मॉडर्न फॉर्मेट में। एंड आई थिंक कि ये और भी बढ़ेगा। अभी तो बहुत ही नेसेंट स्टेज है इंडिया पे, ये बहुत बूम होने वाला है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। Absolutely, Richa. And in itself, it is a very कह सकते हैं कि कैसा सेगमेंट जिसमें अवेयरनेस अभी ज्यादा है नहीं, और इस सेगमेंट में आप अवेयरनेस फैला रही हैं, अपने आप में बड़ी बात है। अवेयरनेस की कमी या सीमित कह सकते हैं कि जागरूकता से जुड़े सेक्टर में काम करना कितना चैलेंजिंग है? सबसे बड़ी चुनौती क्या रेगुलेशन थे या फिर परसेप्शन? मिक्स ऑफ एवरीथिंग, रेगुलेशन, परसेप्शन, एजुकेशन। बिकॉज हमारा सबसे बड़ा चीज, मेरा जो मार्केटिंग का पूरा एफर्ट है, वो इतना एडवर्टाइजिंग और कैंपेनिंग और इन सब में नहीं गया था। अब थोड़ा कम हुआ है, बट द मतलब औषध के पहले 4 साल तो मैंने सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया है, अपना ब्लॉग्स बना के, सोशल मीडिया पोस्ट, एड्स। रेगुलेशन सिर्फ एक पॉलिसी लेवल पे नहीं है, एट ऑनलाइन लेवल पर भी है, जहाँ पे मेरे पास लाइसेंस है टू सेल मेडिकल कैनबिस। आयुष का लाइसेंस है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है विजया, विच इज सीबीडी। लेकिन फिर भी मैं गूगल पे, मेटा पे, फेसबुक पे कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं कर सकती द शब्द सीबीडी और कैनबिस। तो मेरी एड्स नहीं चल रही थी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, और उन सब चैलेंजेस को कैसे आगे बढ़ के हमने औषध को फिर भी बढ़ाया है, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज रहा है हमारे लिए। बट थैंकफुली वो एक चीज थी जो एक्चुअली एक लर्निंग कर्व सारे एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी का नाम है कि आप क्रिएटिवली कैसे उसको ओवरकम करते हैं और अपना एड्स या अपनी एजुकेशन या अपना कस्टमर्स बेस बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे एक मैं आपको अद्भुत चीज बताऊंगी कि जो भी एजुकेट होके औषध एक बार कंज्यूम करता है और वो बेनिफिट देखता है, वो फिर और कहीं नहीं जाता, वो एलोपैथी की तरफ जाता ही नहीं है कि मेरे को स्लीप की बीमारी है, एंजाइटी की बीमारी है, स्ट्रेस है, एपिलेप्सी है, अर्थराइटिस है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, मैं एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाऊंगा तो वही वापस रिपीट होता रहेगा, वो रूट कॉज पे कभी भी क्योर नहीं होगी। ये एक प्रिवेंटेटिव मेडिसिन भी है और हीलिंग मेडिसिन भी है, वाइल ऑफ कोर्स एकदम सिवियर एलिमेंट्स कभी क्योर नहीं करती, लेकिन हमारे पेशेंट्स जो स्लीप के लिए लेते हैं वो उस नाइट इटसेल्फ से देख सकते हैं कि 70 to 80% अपलिफ्ट हुआ है इन देयर स्लीप क्वालिटी। एंड इसीलिए जो एक बार एक मेडिकल कैनबिस की एजुकेशन समझ पाता है, औषध कंज्यूम करता है, फिर वो डेफिनेटली वापस आता है। तो हमारे लिए ये चैलेंज ये रहा है कि नए कस्टमर्स कैसे लाए, क्योंकि एक बार जो आ जाता है वो डेफिनेटली रिपीट करते हैं। एब्सोल्युटली। रिचा, वन लास्ट क्वेश्चन, हमारे माध्यम से इस वक्त आपको जो महिला बडिंग एंटरप्रेन्योर सुन रही हो, उन्हें क्या मैसेज देंगी आप, और क्या आपको लगता है कि महिला एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में रिस्क लेने में अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं? डेफिनेटली, मेरे को तो लगता है मैंने जो 10 साल कॉर्पोरेट में पहले काम किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे में वो वाला करेज पहले आना चाहिए था, पहले ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी चाहिए थी। बिकॉज विद एज आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट एक्चुअली कम होती है, और जब आप अपने यूथ में होते हैं आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज्यादा होती है, जिस साइकोलॉजी। एंड आई एम सेइंग कि आजकल की जो गर्ल्स हैं, एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, इतने सारे मीडियम्स हैं टू काइंड ऑफ स्प्रेड द वर्ड, वो रिस्क लेना चाहिए। और मुझे लगता है वुमेन के पास वो एक पावर है, वो इंट्यूटिव पावर है। कितनी बार आप देखोगे कि जो चीजें मोस्ट पीपल डू नॉट इवन इन्वेस्ट इन, वो सोचते भी नहीं है, और वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो चीज करके भी दिखा देती हैं। इतने ज्यादा स्टार्टअप ब्रांड्स हैं, मैं जिनको नेम कर सकती हूँ, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वुमेन्स इंट्यूटिव पावर। एंड वी शुड यूज दैट पावर टू आवर एडवांटेज एंड एक्चुअली हेल्प अपलिफ्ट द सोसाइटी। सोसाइटी को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की ज्यादा जरूरत है, सो दे शुड एक्चुअली टेक दैट रिस्क एंड गो फॉरवर्ड। एंड यूथ में तो एक्चुअली और भी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है, तो वो वेट करेंगे कि मैं 40 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में स्टार्ट करूंगी। आई वाज 31 व्हेन आई स्टार्टेड औषध, और मुझे लगता है कि मेरे को 25 में ही कर लेना चाहिए था। तो आई डेफिनेटली होप एंड प्रे फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया दैट दे बिलीव इन देमसेल्व्स, और वो अपना एक अपनी इनर शक्ति को पहचाने और जल्दी स्टार्ट करें।
एब्सोल्युटली रिचा, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, जिसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू यू। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हमारे वुमेन्स डे स्पेशल में अगली मेहमान है डॉक्टर रितिका सिन्हा, जो कि फाउंडर और सीईओ है रॉकेट हेल्थ की। उनसे बातचीत करें उससे पहले रॉकेट हेल्थ के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। आज के दौर में हेल्थ केयर सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रह गया है। आज टेक्नोलॉजी, डेटा और नई सोच के साथ हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बदल रहा है। इसी बदलाव के बीच एक नया ट्रेंड उभर रहा है, जहां डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करते, बल्कि हेल्थ केयर इनोवेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रितिका सिन्हा इसी नई पीढ़ी की डॉक्टर उद्यमी में से एक हैं, जिन्होंने मेडिकल अनुभव को उद्यमिता के साथ जोड़कर ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया है जिसका उद्देश्य है हेल्थ केयर को ज्यादा सुलभ, बेहतर और प्रभावी बनाना। विमेंस डे के इस खास मौके पर हम उनसे समझेंगे कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन से आगे बढ़कर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की राह चुनी और हेल्थ केयर इनोवेशन के जरिए बदलाव लाने की कोशिश की। रितिका, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। आप एक डॉक्टर हैं और साथ ही एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। मेडिकल प्रोफेशन से स्टार्टअप इकोसिस्टम तक का ये सफर कैसा रहा? काफ़ी सही रहा है मेरा। मैं एक्चुअली हेल्थ केयर बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी एक छोटे शहर गया बिहार में डॉक्टर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स भी डॉक्टर्स हैं और मैंने एमबीबीएस पढ़ा। उसके बाद मैं अपने पीजी स्पेशलाइज़ेशन की प्रिपरेशन कर रही थी। उस दौरान कोविड सेकंड वेव आ गया था, तब मेरे और मेरे भाई ने हमने सोचा कि लोगों की मदद कर देते हैं और फ्री में हमने एक वेबसाइट सेटअप किया कोविड टेलीकंसल्टेशन के लिए, जिसमें हम लोगों की मदद कर रहे थे कोविड के अराउंड। बट वो करते-करते रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग पैनिक से आ रहे थे, फ़ियर से डील कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये राह चुनना है, मुझे ये रॉकेट हेल्थ को प्लेटफ़ॉर्म की तरह ग्रो करना है। और वहीं से रॉकेट हेल्थ का आइडिया आया, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ मेंटल हेल्थ केयर थोड़ा एक्सेसिबल हो, नॉन जजमेंटल हो और मॉडर्न और रिलेटेबल भी हो, ताकि लोग बिना हेजिटेशन के मदद ले सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरह के इनोवेशंस की काफी हद तक जरूरत भी है हेल्थ केयर सेक्टर को। हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, और आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट में जरूरत सबसे ज्यादा है? इज इट टेक्नोलॉजी, इज इट एक्सेसिबिलिटी या इज इट अफोर्डेबिलिटी? मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में इनोवेशन तब बहुत इम्पैक्टफुल होता है जब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों को सपोर्ट कर सके। हम टेक्नोलॉजी को इस वे में बिल्ड करें कि ये दोनों का इंटरसेक्शन क्रॉस हो पाए। इंडिया में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स, काफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मेट्रो सिटीज में ज्यादा हैं, छोटे शहरों में थोड़े कम हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि लोग छोटे शहर से भी एक्सेस कर पाए इन डॉक्टर्स को। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टेक्नोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी को हम समझ सकें कि डॉक्टर का वर्कफ्लोज कैसे उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएँ। पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। अगर हम वो इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही आपका टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे प्ले करता है। क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ केयर में गोल है कि पेशेंट को सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल रितिका, सही कहा आपने। और जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर इन इटसेल्फ काफी सेंसिटिव सेक्टर है। इस सेक्टर में स्टार्टअप बनाया आपने, जो अपने आप में ही काबिले तारीफ है, लेकिन इसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा बढ़ जाती होंगी। आपने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड की? बिल्कुल ही सही कहा आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। काफ़ी लोग ये सेगमेंट को टच नहीं करना चाहते, सेक्टर में आना नहीं चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक डॉक्टर फैमिली से आती हूँ, तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है। पहले वो गाँव में प्रैक्टिस करते थे, फिर शहर में प्रैक्टिस करते थे एंड धीरे-धीरे करके उन्होंने अपना ट्रस्ट, वो कंसिस्टेंट ट्रस्ट और क्वालिटी केयर जो होता है, वो धीरे-धीरे बनाया है। एंड रॉकेट हेल्थ में भी हम वही अप्रोच फॉलो करते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट्स को ऑनबोर्ड करते हैं बहुत ही केयरफुली। उनका एक मल्टी स्टेप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, जिनमें हम समझ पाते हैं कि उनके क्लिनिकल स्किल्स कैसे हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, पेशेंट का अप्रोच कैसा है। ये सब इवैल्यूएट करने के बाद ही हम ऑनबोर्ड करते हैं उनको, और उनके बाद भी, लाने के बाद भी हम उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हेल्थ केयर में, एक पेशेंट और डॉक्टर इंटरैक्शन तो होता है, बट उसके अलावा भी कभी-कभी पेशेंट्स को बहुत सारी डाउट होती है। जैसे कि ओके, फ़ॉलो-अप कब करें? अपॉइंटमेंट क्या बुक करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ जाएँ? तो उस
उसी को नज़र रखते हुए हमने केयर टीम बनाया व्हाट्सएप पे, जो कि बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल है। वो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें कॉन्सियार्ज की तरह। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली हेल्थ केयर में कुछ भी मार्केटिंग से नहीं बनता है। अल्टीमेटली ट्रस्ट आप हर बार हर पेशेंट को कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिस्पेक्ट और एथिकल वे में अगर आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहीं से बनता है हेल्थ केयर में ट्रस्ट। एब्सोल्युटली रितिका, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि हेल्थ केयर और एंटरप्रेन्योरशिप का ये कॉम्बिनेशन जो है वो आने वाले समय में ज्यादा महिलाओं को इंस्पायर करेगा? बिल्कुल लगता है मुझे, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ ऑलरेडी काफ़ी महिलाएँ हैं, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जहाँ ज़्यादा महिलाएँ नहीं हैं, काफ़ी गैप है यहाँ पे। तो आज बहुत सारी ही विमेन प्रोफेशनल्स बस प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल्स कंपनी बिल्ड करना चाहती हैं, सिस्टम बिल्ड करना चाहती हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहती हैं एट स्केल। तो एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट प्रोवाइड्स दैट अपॉर्च्युनिटी, जहाँ वो इनोवेशन ला सकती हैं, हेल्थ केयर को ज़्यादा पेशेंट सेंट्रिक बना सकती हैं। और जब उन्हें भी ज़्यादा विमेन फाउंडर्स विजिबल दिखेंगी, तो नेचुरली नेक्स्ट जनरेशन को और लगेगा कि ये पॉसिबल है। तो आई थिंक इस सेगमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर ज्यादा महिलाएं दिखेंगी बिजनेस बनाते हुए, यही काम करते हुए, तो ज्यादा महिलाएं आगे आएंगी भी अगले पीढ़ी में। बिल्कुल रितिका जी, अपने क्षेत्र में आप काफी उम्दा काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं आपको और आने वाले दिनों के लिए भी, और आपके कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। विमेंस डे स्पेशल में हमारी अगली मेहमान है शालू झा, जो कि को फाउंडर एंड सीओओ है ब्रांडेड सोल्यूशन की। उनसे बात करें उससे पहले उनकी कंपनी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आज के दौर में किसी भी स्टार्टअप या कंपनी के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, सही कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और ब्रांड पोजिशनिंग भी इतनी ही जरूरी है। ब्रांडेड सोल्यूशन इसी क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन फर्म है, जो देश भर में 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स और कंपनियों को पीआर, मीडिया रिलेशंस और ब्रांड स्ट्रैटेजी में मदद कर चुकी हैं। इस कंपनी की को फाउंडर और सीओओ हैं शालू झा, जिन्होंने रिसर्च ड्रिवन कम्युनिकेशन और बोल्ड स्ट्रैटेजी के जरिए ब्रांडेड को भारत की उभरती पीआर एजेंसियों में शामिल किया है। शालू, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ब्रांड बिल्डिंग और कम्युनिकेशन कितनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुकी है आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड बिल्कुल आपने सही बोला है, आज के टाइम में स्टार्टअप इकोसिस्टम में ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुकी है। पहले स्टार्टअप्स की मेजर फोकस जनरली इनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे रहती थी, बट ब्रांड बिल्डिंग की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अगर आप देखो, अगर ब्रांड बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो तो लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चल पाता है। आजकल अगर आप देखो, सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, कस्टमर हो, एम्प्लॉयज हो या जो भी पार्टनर है आपके, वो स्टार्टअप्स का सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि उनका विजन क्या है, उन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी क्या क्रिएट हो रखी है। सो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर प्रॉपरली फोकस करते हो तो ये आपके लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर्स से ऊपर उठने का एक अच्छा चांस होता है और आपकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छे से क्रिएट करती है इन अ पॉजिटिव वे। इसीलिए कम्युनिकेशन आज सिर्फ एक पब्लिसिटी का स्टंट नहीं रहा है, बल्कि एक मीडिया स्ट्रैटेजी और इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है आपके लिए। एब्सोल्युटली वेल एक्सप्लेन शालू। बट देन आज के समय में आपने सैकड़ों स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। क्या आपको लगता है कि कई अच्छे स्टार्टअप, अच्छे बिजनेस आइडियाज, अच्छे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की कमी की वजह से पीछे छूट जाते हैं?
ये बहुत सही बात बोला आपने। बिल्कुल, हमने ये काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम करा है अपने करियर में, और ये हमारा मेजर एजेंडा भी ब्रांडेड को स्टार्ट करने का यही रहा था। जब हमने ये देखा कि काफ़ी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स और ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके पास प्रोडक्ट तो थे, सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे थे, बट उनकी ब्रांड विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। वो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते थे, उन्हें ये लोग उनके सॉल्यूशंस को जानते नहीं थे। ये मेजर लैगिंग था उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके राइट कस्टमर को रीच आउट करने के लिए, और यही सॉल्यूशन हम ब्रांडेड में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को और स्टार्टअप्स को उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में स्ट्रैटेजिकली स्टोरी डेवलप करके मीडिया पोजिशनिंग के लिए हेल्प करते हैं हम। दैट्स राइट। और चलो अब बात करते हैं चैलेंजेस की, चुनौतियों की। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बेहद फास्ट पेस्ड है, फास्ट रनिंग है। ऐसे में लीडरशिप, क्रिएटिविटी और बिजनेस ग्रोथ को साथ लेकर चलना कितना चैलेंजिंग होता है? बिल्कुल सही बोला। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री एक्चुअली काफ़ी डायनामिक रहा है और काफ़ी फास्ट पेस में इवॉल्व कर रहा है। ये आपसे बेहतर कौन जा सकता है। मीडिया इंडस्ट्री इतनी जल्दी चेंज हो रही है। इवन कस्टमर्स के जो कंज्यूमिंग लेवल है, जो वो कंज्यूम करना चाहते हैं, वो भी काफ़ी वास्ट तरीके से इवॉल्व हो रही है। सो इसके लिए अगर आप एक लीडर हो, तो आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी को रेगुलरली इवॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को अपने अंदर डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी लाओगे, तो आप अपनी टीम को मैनेज कर पाओगे, उनके साथ प्रॉपर आप डिस्कशन कर सकोगे, नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, जो कि आपको मार्केट में स्टैंड आउट होने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। यही हमारी कोशिश रहती है यूजुअली ब्रांडेड में हमारे साथ, कि टीम मैनेजमेंट को और उनके जितने भी कोलैबोरेटिव टीम कल्चर है, वो हम बिल्ड करें, ताकि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए हमारे सामने, और ये इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप्स को उनके स्टोरी बिल्डिंग में हेल्प कर सके। चालू हमारे माध्यम से इस वक्त आपको सुन रहे बडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देंगी आप, और क्या वुमेन फाउंडर्स के लिए नेटवर्किंग और विजिबिलिटी अभी भी एक चैलेंज है आपके हिसाब से? एक्चुअली जब कुछ साल पहले की बात है, जब आप नेटवर्किंग और चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे पहले वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बट अभी ये काफ़ी इकोसिस्टम डेवलप हो रखा है। मैं खुद एक ऐसे काफ़ी इकोसिस्टम का पार्ट रही हूँ। IIM बैंगलोर में हमारा इंक्यूबेशन हुआ हुआ है। मैं पर्सनली गोल्डमैन सैक्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप 10,000 का पार्ट रही हूँ, जो कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मेंटोरशिप, नेटवर्किंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। AWS गूगल फॉर स्टार्टअप का मैं खुद पार्ट रही हूँ। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आजकल, जहाँ पे वो अपने नेटवर्किंग को यूज़ कर सकती हैं, और गाइडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस को डेवलप करने में यूज़फुल रह सकता है उनके लिए। बिल्कुल। शालू, आप अपने सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं। आपको ब्रांडेड सोल्यूशन की पूरी टीम को इसी तरह से अच्छे काम करने के लिए ऑल द बेस्ट, ढेरों शुभकामनाएं, एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वर्क दैट यू हैव डन। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की बातचीत से एक चीज तो बिल्कुल साफ है, महिलाएं आज सिर्फ किसी बदलाव का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि खुद बदलाव की दिशा तय कर रही हैं। चाहे वह हेल्थ केयर हो या वेलनेस हो जैसे उभरते सेक्टर्स हो, या फिर वो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन जैसी तेजी से बदलती हुई कोई सेगमेंट हो, महिला उद्यमी आज नई सोच, संवेदनशीलता और नेतृत्व के साथ भारत के बिजनेस लैंडस्केप को बेहतरी से बदल रही है। वुमेन्स डे हमें सिर्फ सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देता, बल्कि ये याद दिलाता है कि जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी नए रास्ते बनाती हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे।